बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पर बराह रास्त में हुमाया खान। और प्रोग्राम का आगाज करने से पहले बता दूं कि आज ऑब्वियसली जिस तरह तारीख बढ़ रही है तो 16 मार्च 2022 की जो खबरें हैं वो आपको और मुझको बहुत ही इस वक्त सियासत की तरफ आपका और मेरा रुझान और इंटरेस्ट पैदा कर रही हैं। तो सुबनामा से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। अगर बाकायदा आगाज किया जाए तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और बाबर आजम जॉब मुकम्मल नहीं हुई। जैसा चौथे रोज खेला वैसे ही आज भी खेलना है। कौमी टीम की शिकस्त से बचाना है कौमी टीम को, और कराची टेस्ट का आगाज आखिरी दिन है आज, और पाकिस्तान को शिकस्त से बचाने के लिए मजीद 314 रन चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए मजीद 8 विकेटों की जरूरत है। कौमी टीम 192 रन और 2 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स जो है वो आगे बढ़ेगी, और साथ साथ बाबर आजम के 102, अब्दुल्ला शफीक 71 रन बनाकर जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 97 पर जो है डिक्लेयर की। पाकिस्तान को 506 रन का हदफ। क्रिकेट पर आगे चलकर डेफिनेटली बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं सियासी मैदान की तरफ। अब सियासत की बात जब करते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। तमाम इत्तेहादियों का रुझान ऑपोजिशन की तरफ है। पीटीआई 100% मुश्किल में है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान ने बहुत देर कर दी, शगाफ पड़ चुका, हुकूमत में अक्ल का फुकदान है। एक शख्स घबराया हुआ फिर रहा है। ऑपोजिशन के पास हुकूमत से ज्यादा अरकान है। जरदारी और शहबाज ने हमें वजारत आला की ऑफर कर दी, हुकूमत ने नहीं कही। आगे बढ़ते हैं पीडीएम के लॉन्ग मार्च की तरफ। तो पीडीएम के लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको साथ साथ ये भी बताएं, लॉन्ग मार्च के लिए कराची और कोयटा से काफिले 23 मार्च को रवाना होंगे। सिंध और बलूचिस्तान से काफिले 24 मार्च को मुल्तान के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे। 24 मार्च को मरियम नवाज की जेर क़यादत नून लीग का काफिला शामिल हो जाएगा। लॉन्ग मार्च 25 मार्च को सुबह इस्लामाबाद दाखिल होगा। 3 नून लीग लॉन्ग मार्च से कबल बड़े शहरों में जलसे भी करेगी। सुबनामा में अगली खबर वजीर आजम के हवाले से। वजीर आजम का आज सवात में स्केजुअल जलसा इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। क्या वजीर आजम फिर इलेक्शन कमीशन की हिदायत की खिलाफ वर्जी करेंगे? वजीर आजम ने चंद दिन कबल जो है वो लोअर देर में अपनी इलेक्शन कमीशन के रोकने की बावजूद जलसा किया, और दूसरी जानिब आजम को जो है वो स्वाति को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की अगली खबर आपको बताएं। ये बड़ी खबर है एक और। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद दी और कहा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दिया गया है। इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ पाकिस्तान की आवाज सुनी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया है। अगर हम खबर बताएं वो है जनाब हीट स्ट्रोक अलर्ट के हवाले से। जी हां, महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। लोग सूरज की रोशनी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जरूर करें। वफाकी हुकूमत ने रमजान पैकेज का तरीकाकार तब्दील करने का फैसला कर लिया है। जी हां, वजीरत सनत ने 19 अशिया पर 8 अरब 28 करोड़ की सब्सिडी का मैकेनिज्म तब्दील करने की सिफारिश की है। इस बार कितना रमजान रिलीफ पैकेज मिलेगा ये तो आने वाले चंद रोज ही आपको और मुझको बता सकेंगे। अगर हम आगे भारत की बात करें तो भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का जोर चल रहा है। भारतीय सियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रखने का हुक्म दिया है। फैसले में कहना था कि हिजाब मजहब का लाजमी हिस्सा नहीं है। फैसले के खिलाफ मुसलमानों ने शदीद गुस्से का जो है वो रिएक्शन दिया है। चलिए आइए क्रिकेट की बात करते हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने जनाब लाहौर एयरपोर्ट पर कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जी के हवाले से पूरी दुनिया को आगाह किया और खुद भी काफी शौक नजर आए। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें मोहम्मद हफीज ने एयरपोर्ट के मुख्तलिफ काउंटर्स पर मौजूद हुजूम की तस्वीर शेयर की, जिसमें हुजूम को समाजी फासले और मास्क के बगैर देखा बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। कोरोना के हवाले से यहाँ को उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई SOPs नहीं है, यहाँ आप काउंटर्स देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की हुई।
और उन्होंने यही कहा कि इस तरह से ऑब्वियसली इस चीज का उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। अगर हम आगे बात करें जरा शोबिस की फील्ड के हवाले से, तो माजी में लॉलीवुड की सफ़े अव्वल की फिल्म स्टार का एजाज पाने वाली साइमा नूर ने मद्दाहों को अपनी तालीम के हवाले से बताकर हैरान कर दिया। अदाकारा साइमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तालीम के हवाले से किए जाने वाले सवाल का जवाब दिया और लिखा कि एक बार गई थी स्कूल खुशी खुशी नर्सरी में, मार पड़ी और उसके बाद फिर स्कूल का मुंह नहीं देखा। ये तो था सुबनामा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और अगर आज हम प्रोग्राम का आगाज क्रिकेट से करें तो मेरा ख्याल है वो गलत ना होगा। और इस वक्त आज एक बार फिर क्रिकेट कराची टेस्ट की 5वीं रोज ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटें और पाकिस्तान को 314 रन दरकार हैं। बाबर आजम 102 और अब्दुल्ला शफीक 71 रन बनाकर जो है वो मौजूद हैं। और क्रिकेट पर मजीद हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर क्रिकेट राइटर एंड एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब मौजूद हैं। आइए कॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। सोहेब साहब, क्या उम्मीद है विकेट देखकर, क्या लग रहा है पाकिस्तान मैच बचा सकता है अभी भी? देखिए, एनीथिंग इज पॉसिबल। 1994 का मैच जो पाकिस्तान हारा हुआ था और फिर 1 विकेट से जीत गया था, जब ओवर 50 रन की पार्टनरशिप हुई थी मुश्ताक अहमद और इंजमाम। और याद रहे कि 2000 में इंग्लैंड ने मगरिब के बाद कुछ 10 मिनट हो चुके थे, मगरिब को अंधेरा छा रहा था, उसमें जाके मैच जीता था, क्योंकि स्टीव बकनर ये कह रहा था कि पाकिस्तानी प्ले ऑन अंटिल द रिजल्ट। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल सोहेब सर, बिकॉज कल तो हमें लग रहा था कि बस अब सारी उम्मीदें हम हार चुके, और आपने जिस तरह से बयान किया अभी यही कि ऐसा लग रहा था ऐसे बिल्कुल ही कोई ऐसे सितारे बदल जाते हैं, वो कैफियत हुई है कल। देखिए, असल में बात यह है, अगर आप पहली इनिंग को भी एनालाइज करें तो हमारे कोई 2 रनआउट और कोई 3 बल्लेबाज ऐसे थे जो अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए थे। We could have put up a better fight। हम 250 रन तक बना सकते थे अगर हमारे बल्लेबाज वो गलतियां नहीं करते। तो इसलिए मुझे तो उम्मीद थी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने जो गलती की है फॉलो ऑन ना इन्फोर्स करके, बिकॉज उन्होंने कोई 2-2.25 घंटे जो निकाल लिए मैच से, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान नो वे कैन मेक 500 अगेन, बचा सकता है टीम। तो ये शायद इनको 2 घंटे भारी पड़े। राइट लेकिन सोहेब सर ये बताइएगा साथ साथ कि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है आखिरी दिन, यानी आज के दिन आपकी नजर में? ऑल पार्टनरशिप्स आर इंपॉर्टेंट। और देखें, अगर आज ये 1 घंटा और खेल गए और चाहे इन्होंने 40 रन बनाए चाहे 30 रन बनाए, ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का मोरल डाउन करेंगे, बिकॉज ये पिच पे अभी भी इतना डेंजर नहीं है और उनके पास वो तजुर्बेकार बॉलर नहीं है सिवाय लायन के। When it comes to spin, बाकी जो लेबुशेन है, स्मिथ है, वो पार्ट टाइमर्स है, स्वेप्सन अपना पहला टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि जरा से ऑस्ट्रेलियंस घबराए हुए हैं, इनको सिर्फ माइंड से हराना है रादर देन फील्ड में। अगर ये 1 घंटा और खेल के दोनों, और अगर ना भी खेलते, अभी फवाद आदम है, उसके बाद रिजवान है, लेकिन ऑल ब्लॉक। राइट तो सर आपको लगता है सोहेब सर कि जो इब्तिदाई सेशन है, अगर इसमें हमने कोई विकेट नहीं गवाई तो फिर हमारे चांसेस स्ट्रांग है? बिल्कुल चांसेस स्ट्रांग है ड्रॉ करने के। आई वुड प्रोबेबली नॉट गो फॉर अ विन, बिकॉज 300 के ऊपर रन बनाना आखिरी दिन इतना मुश्किल है। ओवर 3.5 रन इन ओवर, स्पेशली जब आप ये केयरफुल हो रहे हो पहले 2-3 घंटे में कि विकेट ना खोए। तो इसलिए मैं confident हूँ कि पाकिस्तान can save this match, but I'm not very confident that they can win it. अच्छा, ओके, बट सर व्हाट डू यू से अबाउट मोहम्मद रिजवान एंड फवाद आलम के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और फवाद आलम ऑब्वियसली पहली इनिंग्स में फ्लॉप रहे, सो हाउ डू यू सी दिस पार्टनरशिप? बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। देखिए, जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज होते हैं उनकी कोई 3 गुना ज्यादा जिम्मेदारी होती है फ्रॉम टेलेंट। वैसे तो टेलेंट बचा जाते हैं। अभी सिडनी में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही एंडरसन और ब्रॉड ने आखिरी विकेट को आधा घंटा बचा लिया था, जबकि उनके बल्लेबाज आउट हो गए थे। ठीक प्लेयर तक ठीक दाढ़ी तक रहेगी, लेकिन तो सही कहा, हमारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन के ऊपर होगी टू टेक दिस थ्रू टू टी एटलीस्ट। डेफिनेटली क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंसेस हैं और माइंड गेम कितना इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए ऑब्वियसली और बहुत कुछ। तो सवेरे पाकिस्तान में रहिएगा हमारे साथ। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। प्लीज
एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पर बराह रास्त, और अब बारी है सियासत के हवाले से बात करने की। आगे बढ़ते हैं। सियासत का अगर जिक्र करें तो अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज कर दी, प्लान भी जारी कर दिया कि काफिले कब और कहां से गुजरेंगे। लेकिन मौजूदा हालात में परवेज इलाही के बयान ने हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। लग रहा है शायद तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के वोट ज्यादा जाएंगे। साथ ही पंजाब में तब्दीलियों की आवाजें भी बुलंद हो रही हैं। इस पूरे मामले पर हमने आज दावत दी है पीटीआई लीडर सेनेटर फैसल जावेद खान साहब दावत दी है। वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह बखैर। सियासत में तो हलचल है, क्या हो रहा है? पंजाब की वज़ीरत आला से जो है मुताल्लिक भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं फैसल साहब, और अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों में ऑफर्स की बातचीत हो रही है, उधर की खबरें आ रही हैं। क्या हो रहा है, क्या खदशात हैं? बिल्कुल फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी वक्त इम्तिहान आया है हमारे इत्तेहादी हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं, और अभी भी आप देखेंगी कि जब वोटिंग का वक्त आएगा इत्तेहादी हमारे साथ खड़े होंगे। उससे पहले यकीनी तौर पे बातचीत हो रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की अपनी एक शनाख्त है, MQM पाकिस्तान की अपनी एक आइडेंटिटी है, इसी तरह नुकसान अवामी पार्टी और GDA। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जब भी मतलब माजी करीब पे भी अगर आप देखें तो सेनेट के अंदर जब स्टेट बैंक का बिल था, अपोजिशन दावे कर रही थी कितने लोग हमारे साथ हैं, वो हमने पास किया। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ थे। सप्लीमेंट्री बिल जब नेशनल असेंबली में पेश हो रहा था तब भी इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट चली जाएगी और ये पास नहीं होगा, और इतने लोग हमारे साथ हैं। लेकिन सिचुएशन उससे बिल्कुल बरक्स थी। और उससे पहले मजलिस शूरा जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के इजलास पे भी आपने देखा, तो हर मौके पे जब वक्त इम्तिहान आया है इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए। बिल्कुल सही फैसल साहब। लेकिन अभी जो परवेज इलाही साहब का बयान आया है कि इमरान खान ने देर कर दी, शगाफ पड़ चुका है, इससे क्या मुराद है? अच्छा, मैंने तो ये बयान नहीं सुना, लेकिन देखिए बयानात बहुत ज्यादा आते हैं, बयानात हर तरफ से आते हैं। बयान तो मुस्लिम लीग नवाज के मोहसिन शाहनवाज रांझा का भी आया है, जब उनसे सवाल किया गया कि हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, तो उन्होंने कहा कि गांव के सारे चौधरी जो हैं वो मर भी जाएं तब भी मरासी का नंबर नहीं आना। तो बयानात हर तरफ से आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन एंड ऑफ द डे चीज़ मैटर करती है पोलिंग डे, वोटिंग डे। और अगेन जब वोटिंग का टाइम आएगा इन्हें बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा। 154 का नंबर ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 154 से ये ऊपर नहीं जा पाएंगे। और यस आई एम टेलिंग यू इंशाल्लाह 154 इनकी लिमिट है। और उससे पहले और तहरीक अदम एतमाद इंशाल्लाह नाकाम हो रही है। ओके, तो क्या लगता है आपको फैसल साहब, काफिले की जानिब से पंजाब की वज़ीरत आला जो है उस हवाले से अगर कोई दबाव डाला जा रहा है? नॉट रियली, ऐसी कोई मुतालबा कोई किया गया था फैसल साहब इस हवाले से किया? नॉट रियली, कोई भी पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है। कुछ रिजर्वेशन जरूर है MQM पाकिस्तान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की भी, लेकिन वो ऐसी नौयत की हैं कि वो सॉर्ट आउट तकरीबन हो ही चुकी हैं। गवर्नमेंट के मामलात इत्तेहादियों के साथ बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट के मामलात, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, एंड हमारा इसलिए भी हमें एक एज हासिल है कि हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप पहले से बना हुआ है। जी तो फैसल आपने जो रिजर्वेशन का जिक्र किया, तो क्या वो रिजर्वेशन सॉर्टेड हैं या दे आर स्टिल इन द प्लानिंग? ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 95% सॉर्टेड है। 5% जो बाकी बचा है वो अभी कुछ दिन है, उस पर वो हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि अदम एतमाद की वोटिंग होगी। 27 मार्च को हमारा जलसा है और उसके बाद वोटिंग होगी, और 28 को या 29 को या 30 को। जी
राइट। तो फैसल साहब, आइंदा चंद रोज मुल्की सियासत खास तौर पर सूबा पंजाब के हवाले से कितने अहम हैं? नहीं, पंजाब के हवाले से फिलहाल तो आइंदा चंद रोज बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आइंदा चंद रोज इस्लामाबाद के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और तहरीक अदम एतमाद इस्लामाबाद में आ रही है पार्लियामेंट में, लेकिन ओपोजिशन जो है वो इस कदर बौखलाहट का शिकार है। पहले ये लेके आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो बदल गया नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। इन्होंने नोट चलाने की कोशिश की और जब उसमें भी कामयाब नहीं हुए तो अब ये रोड ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे चढ़ गए, रोड पे आ गए। इनको असेंबली में आना चाहिए और असेंबली में आके अपना नंबर पूरा करें। माया, आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वॉलंटरली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने अपना नंबर पूरा करना था। 172 हमने पूरा करना था, हमने 180 क्रॉस किया था और इन्होंने अब जब लेकर आए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जी हाँ, तो अब जब ये लेके आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो अब इनको अपना नंबर पूरा करना है। लेकिन ये कह रहे हम मार्च करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। इससे वाज़े होता है कि ये राय फरार जो है वो इख्तियार कर रहे हैं, इस पूरी चीज से भाग रहे हैं। पार्लियामेंट इन्होंने अपने लोगों को बगैर कोविड टेस्ट करवाए इन्होंने क्वारंटीन कर दिया है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर अपने लोगों को। इतना उन्हें उन पे एतमाद है और उनको बंद कर दिया है कि वहां से निकलना नहीं है, लॉजेस के अंदर रहना है। इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग होगी उसके बाद ये अपने मेंबर्स को परमानेंट क्वारंटीन कर देंगे, उनका काम ही खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए आप सियासत से हट के थोड़ा सा फैसल साहब एक सवाल करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की जो है वो करारदाद मंजूर हो गई। ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी काविश जो है जिसकी मुबारकबाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी दी उम्मत मुस्लिमा को। कैसे देखते हैं इसको? माशाल्लाह माशाल्लाह माया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया और यकीनी तौर पे पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बिलखसूस ये इंतहाई खुशी का दिन है, इंतहाई खुशी का दिन है। और ये जो हो गया है ये मतलब जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें जो हैं वो रंग ले आई हैं और मुसलमान उम्मा के लिए इस कदर इंतहाई खुशी का दिन है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की ये करारदाद थी इस्लामोफोबिया के खिलाफ कि आलमी दिन मनाया जाए 15 मार्च हर साल। तो ये करारदाद मंजूर हुई है और आज पूरी दुनिया को अपने दलेर लीडर इमरान खान पर फख्र है। आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा पर सबसे पहले कि फोरम पे इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई थी और उसके बाद फिर सदर पुतिन की भी स्टेटमेंट सामने आई और फिर कैनेडियन जो है जस्टिन ट्रूडो उनकी भी प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट सामने आई और मुस्लिम दुनिया के वाइड लीडर इमरान खान जिन्होंने ये करके दिखाया है। और आप ये गौर करें माया, मैं थोड़ा सा इस पे जरूर बात करूंगा कि अपोजिशन जो है एक ऐसे अजीम लीडर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई है जिसने अक़वाम आलम में इस्लामोफोबिया और हमारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पे गुस्ताखी के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद की है। और आज ये तारीख में पहली बार हुआ है दुनिया के किसी भी लीडर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद पास करवाई है। तो वो 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दिया गया है। वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक तमाम उम्मत मुस्लिमा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद खान साहब मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत और आपने साथ साथ दुनिया से ये वाली बहुत बड़ी खबर भी शेयर की। इसी खबर के साथ छोटे से वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा सवेरे पाकिस्तान में। छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है आज के प्रोग्राम में, प्लीज डू स्टे विद अस।
एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पर। मैं हूं माया खान और सियासी बातें और सियासी खबरें हर लम्हे बदल रही हैं, तो एक बार फिर सियासत की तरफ आपको लेके चलते हैं, क्योंकि मजीद मामलात और भी बहुत सारे सवालात। अभी सेनेटर फैसल जावेद साहब से जब बात हुई तो बहुत सारे सवालात और भी निकले, तो मेरा ख्याल है अब हमें बात कर लेनी चाहिए मजीद, और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, और हमारे साथ होंगे स्पोक्स पर्सन फॉर स्पीकर पंजाब असम्बली जैन अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जैसे ही उनसे रब्ता हो जाता है आपसे सवालात का सिलसिला जारी भी रखेंगे, लेकिन सियासी माहौल क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। बयान एक तरफ परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि दिया है, तो फैसल जावेद साहब कह रहे हैं ऐसा तो कोई बयान मैंने पढ़ा नहीं है। इसी में हम सवाल कर लेते हैं। हमारे साथ तर्जुमान स्पीकर पंजाब असम्बली जैन साहब मौजूद हैं। जैन अली भट्टी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जैन साहब, पहला सवाल, क्या फैसला हो गया है? देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो मुशावरती इजलास है वो गुज़श्ता 4 रोज से जारी है, और इस सिलसिले में जो अभी भी कोई हतमी फैसला है वो नहीं हो पाया। और गुज़श्ता रोज जो है इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत और अपोजिशन जो दोनों की तरफ से हालात हैं या जो नेगोशिएशंस हुई हैं, उस हवाले से जो है वो मामला डिस्कस हुए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इजलास जो है वो कल दोबारा होगा, और मौजूदा सूरत हाल और तहरीक-ए-इत्तेमाद पर मुशावरत जारी रखने का इत्तफाक किया गया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम हतमी फैसलों का इख्तियार जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को दे दिया है, और इस ज़मन में वो जो भी फैसला करेंगे वो कबूल होगा। तो यानी कि अगर एक सवाल करूं इजाजत से, तो आपका वोट ऑपोजिशन, हुकूमत, किस तरफ? देखिए जी, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि वेट एंड वॉच जो है वो हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो अभी कुछ दिन हैं बाकी, लेकिन आप जिस तरह हाल की घड़ी, कल भी साहब ने इंटरव्यू में ये कहा है कि राइट नाउ जो इत्तेहादियों का जो टिल्ट है वो ऑपोजिशन की तरफ। राइट। तो जैन साहब, वो वाली बात है कि अभी जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया फैसल जावेद साहब से कि परवेज इलाही साहब ने कहा है कि हमें वजारत की जो है वो ऑफर हुई है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने तो इस तरह की कोई खबर ना पढ़ी ना देखी। तो आप क्या समझते हैं, ऑफर हुई है या नहीं हुई? लेकिन जी, चौधरी परवेज इलाही साहब का इन दिनों में जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से भी राब्ता हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब से भी राब्ता हुआ, और मियां शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई। तो इस सिलसिले में चौधरी परवेज इलाही साहब का कहना है कि हम अपनी जमात के इत्तेहादियों और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ जो कमिटमेंट होगी वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे, और तमाम जमातों की जो भी कमियां हैं वो उसको दूर करेंगे, और जहाँ पे मामला तय हो जाएंगे हम उससे एक कदम भी आगे जो है वो नहीं बढ़ेंगे। तो इस सिलसिले में ये जो है बातचीत या ये पॉइंट जो है अंडर डिस्कशन तो है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो जब पंजाब में कुछ इस तरह की सूरत हाल डेवलप होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फैसला किया जाएगा। राइट। तो जैन साहब, हालिया मुलाकातों और बयानात के बाद आपको क्या लगता है कि फोर्थ कमिंग टाइम्स आर माइनस बुज़दार? देखिए जी, चौधरी परवेज इलाही साहब से जहांगीर तरीन का भी राब्ता हुआ है, करंट इसमें जो सिनेरियो बना हुआ है पंजाब के अंदर भी। और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है वो पंजाब के अंदर भी 3-4 ग्रुप्स का शिकार है। उसमें एक अलीम खान ग्रुप है, एक जहांगीर खान तरीन ग्रुप, एक गजनफर शीना ग्रुप, और कुछ अरकान जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ हैं। तो इस सिलसिले में जो हांडी चढ़ी है कुछ ना कुछ तो इसमें निकलेगा, और मेरा ख्याल है बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर क्या बुज़दार साहब को जाना होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है आपका वोट जो है वो बुज़दार साहब के साथ नहीं है? अभी जी पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोई करारदाद तो पेश नहीं हुई असेंबली के अंदर, तो जब वो टाइम आएगा तो उस हवाले से देखा जाएगा। लेकिन फिल वक्त जो सिनेरियो है उस हवाले से उस्मान बुज़दार साहब, मेरा ख्याल है कि इन हाउस जो है वो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके साथ नहीं खड़े, तो इत्तेहादी को फिर बाद में। ठीक, तो जैन साहब, इसका मतलब है कि आपको अभी उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी जी, ठीक। जराए से परवेज खटक साहब के हवाले से है कि उनका बयान सामने आया है कि काफ लीग को वजारत आला ऑफर ही नहीं की गई। तो क्या मतलब ऑफर हुई है, नहीं हुई है, जरा हमें भी क्लियर कर दीजिए जैन साहब। लेकिन जी, जरदारी साहब जो हैं उनका ये है कि पंजाब में जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है ना मेन स्ट्रीम में रह के जो वो मामलात को देखें,
तो इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास जो है वो पीटीआई के हल्के ये कहते हैं कि जी हमने कोई सीएमशिप को ऑफर नहीं किया। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता हूँ कि कोई भी जो ओहदा होता है वो अवाम की खिदमत के लिए होता है और उसका मकसद जो है वो अव्वल और आखिर यही होता है कि आप जिस भी ओहदे पर हो आपकी प्रायोरिटी या जो एम होता है वो ये होता है कि आपने लोगों को सर्व करना है जी। तो ओहदे चौधरी परवेज अली साहब पहले भी वजीर आला पंजाब रह चुके हैं और ही इज नोन एज द एवर बेस्ट सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो दोबारा भी इंशाल्लाह अगर सीएम पंजाब बने तो मकसद फिर भी आम आदमी की फलाह बहबूद होगा। राइट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जो हो बेहतर हो पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन फॉर स्पीकर असेंबली ज़ैन भट्टी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं कि सिंध में जो है लंपी डिजीज किस तरीके से, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है, हकायक क्या हैं और साथ में हमारे लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं। सिंध में जल्द की बीमारी लंपी वायरस से मुतासरा मवेशियों की तादाद हजारों में पहुंच गई जबकि शरह अमवात 2.5% है। मुतासरा जानवरों की बड़ी तादाद कराची में मौजूद है। साथ साथ आपको बताएं माहिरीन का कहना है कि मुतासरा जानवर को काटने वाले मच्छर या मक्खी वायरस को फैलाने का सबब बन रहे हैं। यही बीमारियों के फैलाव के रोकने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से क्या हंगामी हालात हो रहे हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या इमरजेंसी अलर्ट्स हो रहे हैं, बात करने के लिए हमने हमारे साथ ज्वाइन किया है। हमें बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए ये लंपी वायरस का फैलाव कितना तेज हो गया है, एक तो एक सवाल। दूसरा ये कि क्या कोई नंबर शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ, और कराची में मवेशी इससे मरे हैं, इस पर भी जरा सा क्लियर कर दीजिएगा जी। पूरा एक हिजान सा फैला हुआ था कि शायद इस वायरस से ये कोई ज़ोनोटिक वायरस है और इस वायरस से इंसानों को भी शायद ये बीमारी लग सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, और वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बता दिया है। ये तो है कि पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम वायरस इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन तकरीबन 100 साल से चल रहा है। तो पूरी दुनिया की इस पर स्टडी भी है और इसके वैक्सीन भी आए हुए हैं। तो हमने जब ये पहला केस हमारे पास नवंबर में आया तो हमने फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें इसको नोटिफाई करें, क्योंकि ये उनका ही इख्तियार है, वो नोटिफाई कर सकते हैं और फिर ड्रेप में वो वैक्सीन्स जो अवेलेबल है उनको रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद फिर हमें इजाज़त मिलेगी, हम वो वैक्सीन इंपोर्ट कर सकेंगे। तो ये फिर उन्होंने कहा कि हम पहले डायग्नोस कर लें कि ये लंपी स्किन डिजीज़ है या कुछ और है। फिर वो डायग्नोस भी हो गया। 3 मार्च को उन्होंने नोटिफाई किया, 4 मार्च को उन्होंने गाइडलाइंस दी, 4 मार्च को हमने टास्क फोर्सेस बना ली। इस पर हमारे सीएम साहब ने इसका नोटिस लिया, हमारी पूरी क़यादत ने इसका नोटिस लिया और फिर हमने इसको सीरियस लिया। और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई जिसमें कुछ फर्म्स भी आई जो हमने उनको दी और उसके बाद कल 2 फर्म्स ड्रेप में रजिस्टर भी हो गई हैं और हमने 11 तारीख को उनको ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है और ये वैक्सीन इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर आ जाएगी। अच्छा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि नवंबर से एक सवाल। जी 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 आप अपनी बात जरूर कंप्लीट कीजिएगा अब्दुल बारी साहब। इस बात को जोड़ते हुए कि हमने सुना है कि मच्छर और मक्खियों से काटने से ये बीमारी फैल रही है, जरा अपनी बात को कंप्लीट के साथ इसको भी जरा क्लियर कर दीजिएगा जी अब्दुल बारी साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह कोविड-19 आया तो हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एहतियाती तदाबीर थी, SOPs हमने बनाई, उस पर काम किया। इसी तरह हमारे पास जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी तो हमने इसकी SOPs बनाई। उस SOPs में सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये था कि ये बीमारी मॉस्किटोज से, फ्लाइज से, टिक्स से जानवरों में ज़्यादा फैल रही है। तो उस हवाले से फिर CM साहब ने तमाम कमिश्नर्स को ये हिदायत दी कि जितने बल्दिया के डिपार्टमेंट हैं, KMC है, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, उन सबको इन्वॉल्व करें और तमाम तर फार्म्स पे पूरी सिंध में तमाम तर कैटल मंडियों में जाके स्प्रे करें। वो स्प्रे का सिलसिला भी चल रहा है जिससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिली। और उसके साथ साथ इन जानवरों में जैसे अगर फीवर होता है, इन जानवरों को बुखार आता है तो हम बुखार की ट्रीटमेंट करते हैं। उनमें अगर कोई
इन्फेक्शन आता है तो हम उस इन्फेक्शन में उसको एंटीबायोटिक देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी उनको मेडिसिन देते हैं। और काफ़ी जानवर, क्योंकि टोटल 26,000 के करीब जानवर इन्फेक्ट हुए हैं और उसमें से 9,500 के करीब जानवर जो है वो रिकवर भी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो थोड़ी बेहतर खबर हमें मिली है। लेकिन क्या मवेशियों के लिए कोई मच्छरदानियां लगाने का इंतजाम किया गया है अब्दुल बारी साहब, या हिदायत दी गई हैं, उस हवाले से कोई इम्प्लीमेंटेशन होने का प्लान है? उसमें ये है कि हमने उनको हिदायत दी है, हर फार्म पे एक क्वारंटाइन का अलग से हिस्सा रखा होता है, क्योंकि जब भी नया जानवर आप डालते हो अपने फार्म में तो उसको पहले क्वारंटाइन करते हैं, उसको वैक्सीन करते हैं, फिर दूसरे जानवरों में डालते हैं। तो इस हवाले से उनके जो जहाँ पे भी ये बीमारी आई है वहाँ पे उनके जानवर हमने क्वारंटाइन किए हैं और उनको बताया कि वो उस पर जाली लगाए। हमने सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई जालियाँ प्रोवाइड नहीं की, लेकिन हम उनको स्प्रे करके दे रहे हैं, उनको मेडिसिन दे रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उस पर उनको पूरी नॉलेज भी दे रहे हैं। बिल्कुल जी। अब्दुल बारी साहब, अवाम जरा सा कहूंगी कि तशवीशनाक उनके ख्यालात आ गए कि बकरीद आने वाली है, रमज़ान के कुछ दिनों बाद मवेशी मंडी में इस तरह की बीमारी आना क्या हो सकता है? क्या खुदा न खास्ता किसी ने कोई आप समझ सकते हैं अवाम की क्या सोच हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जब मीडिया हाइप इस पे क्रिएट हुई और तो उसकी वजह से थोड़ा आवाम में भी परेशानी आई। आवाम को पता नहीं था कि यह ज़ोनेटिक बीमारी है या फिर इंसानों में ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो इस हवाले से लोगों ने गोश्त खाना बंद कर दिया, दूध पीना बंद कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई इन्फेक्टेड जानवर उसका आप दूध पी लें, गोश्त खा लें, तो इंसानों में ये बीमारी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। पिछले 100 साल से ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आई। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर वैक्सीन आ जाएगी। हमने 4 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया है और जिस जगह पे भी कोई आउटब्रेक आएगा तो हम उसकी 5 किलोमीटर के रेडियस में तमाम जानवरों को हम वैक्सीन करेंगे और इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास वैक्सीन पहुंचती है तो हम 10 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये कवरेज कर लेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी साहब, आपने लंपी मसले के हवाले से हमें आगाह भी किया, रहनुमाई की। जोरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। प्लीज डू स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे देने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान 92 पर। मैं हूं माया खान। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपका पेट खराब हो रहा है बगैर किसी रीजन के, तो परेशान ना हो। इस बात की जो है वो इस बात पर रियलिटी मैं आपको बता देती हूँ, ब्रेक कर देती हूँ न्यूज। डायरिया बहुत फैल रहा है कराची में। कराची के डायरिया केसेस में इजाफा हो रहा है। बच्चे बूढ़े चाहे जो भी हों वो सब डायरिया से मुतासर हो रहे हैं, उससे अफेक्ट हो रहे हैं। इस हवाले से सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज इब्राहिम रिंद ने हमें अपडेट की है। बताएंगे कि दरअसल कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हॉस्पिटल से, क्या इस वक्त रीजन बन रहा है। जी इब्राहिम भाई बताइए क्या हुआ है एग्जैक्टली। जी देखें, बिल्कुल शहर कायद में गुज़श्ता कई रोज़ के दौरान गर्मी की शिद्दत में बेहद इजाफे के बायस मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले बच्चों में भी मुख्तलिफ इमराज जो है वो फूट पड़े हैं और मुख्तलिफ इमराज में इजाफा होता जा रहा है। ख़ास तौर पर डायरिया के केसेस में बेहद इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियादों पर तकरीबन 200 से 300 बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं पूरे कराची के अंदर। इसी तरह सिविल अस्पताल में भी 50 से 60 बच्चे जो हैं डायरिया के और गैस्ट्रो के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह जिना अस्पताल में भी 30 से 40 अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं। और जबकि बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाल, जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी रोज़ाना 200 से ज़ायद बच्चे मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला होकर आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो डायरिया के केसेज की है। तो तायरीन ने भी यही कहा कि इस मौसम में, जो कि बदलता हुआ मौसम है, इसमें वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें और घरेलू एशिया इस्तेमाल करें ताकि जो केसेज हैं वो कम से कम हो सके। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा 92 न्यूज़ इब्राहिम रिंद, आपने हमें अपडेट की। और इसी पर मजीद बात करने के लिए वक्त
बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। आपकी और मेरी सेहत और जिंदगी का सवाल है। तो डायरिया के फैलाव की वजूहात क्या बन रही हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उवैस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो और गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो अचानक से कोई डायरिया को यानी कि कोई सोच नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है, डायरिया फैल रहा है। बिल्कुल, डायरिया बिल्कुल फैल रहा है और इसके लिए डिफरेंट रीजंस होते हैं। हमारे पास सैनिटरी कंडीशन से वी ऑल नो कि जिस तरह की सैनिटरी कंडीशंस हैं, फिर हमारी कुछ अपनी बदएहतियातियां होती हैं। पानी को बॉयल करके इस्तेमाल नहीं किया जाता, ओवर क्राउडेड है, घर बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गए हैं, सिटी हमारा बहुत ओवर क्राउडेड है। फिर अपार्ट ऑफ दिस हम सब्जियों को, फलों को, गोश्त को धो के इस्तेमाल करने की प्रॉपर हमारी चीजें नहीं है डेफिनेटली। सो बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो इस दरमियान प्रोपोगेट कर रहे होते हैं और कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये डायरिया हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि इसलिए बहुत अहम मसला इस वक्त ऑब्वियसली रेज हो गया है, अगर कोई नॉर्मल बच्चा शिकार हो जाए तो वालिदैन को फौरन क्या करना चाहिए? अगर कोई नॉर्मल बच्चा शिकार हो जाए, देखिए सबसे पहले तो ORS का इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर उसको ज़रूरत है, बहुत उल्टियाँ लगी हुई हैं, तो उल्टियों की दवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उसके अलावा अगर बुखार आ रहा है तो पैनाडोल या उस तरह की सिरप्स का इस्तेमाल होता है। पानी रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चों का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से उनका पानी का लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा होता है और दैट्स वाई वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इन केस ऑफ सिवियर डिहाइड्रेशन या बहुत बुखार चल रहा है या स्टूल के अंदर ब्लड दिख रहा हो तो पेशेंट को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है और उसको वहां एडमिट कराकर फिर हम उसको IV अप्रोच देकर उसको मैनेज करते हैं। राइट अच्छा, यानी कि वो वाली बात आपने बिल्कुल सही की कि हमें आदत नहीं है पानी बॉईल करने की, हमें आदत नहीं है धोने की, और अगर धोते भी नहीं है तो आपको ये भी पता है कि इस वक्त आपको हमें और भी एहतियात करनी चाहिए। वो वक्त नहीं है कि हम नल का पानी पी लिया करते थे, इट हैज चेंज। सो अगर हमें कोई आदत बदलनी हो डॉक्टर साहब, तो एक आम इंसान तक सुन रहा है तो उसको क्या बेसिक्स हैं जो उसको चेंज करने की जरूरत है? अच्छा देखिए, सबसे पहली हमारी जो आदत बदलने की जरूरत है वो ये है कि हम हाथ धोने को अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लें। ठीक है। स्पेशली वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद और खाना खाने से पहले या खाना पकाने से पहले हाथों का साबुन और पानी से बहुत अच्छे से धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी को उबालकर इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फलों, सब्जियों, गोश्त को धोकर इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास हमारी कम्युनिटी के अंदर प्रैक्टिस है कि जहां डायरिया हुआ नहीं वो फौरन मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी बिल्कुल गैर जरूरी है, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जब तक के लिए आपका स्पेशलिस्ट मालिक जो है वो आपको बताए ना कि हाँ अभी एंटीबायोटिक की जरूरत लग रही है, क्योंकि स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं। हर डायरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स इंडिकेटेड नहीं होती। नहीं, यानी कि खुद से डॉक्टर ना बने, जो डॉक्टर है उसी के पास जाएं। डॉक्टर साहब एक और चीज, अगर मैं एक आम इंसान की तरह, क्योंकि मैं बहुत अपना ख्याल करने की कोशिश करती हूँ कि डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े, एंटीबायोटिक की जरूरत ना पड़े, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी जरूरी हैं आपकी बॉडी में जाने के लिए अगर आपको डायरिया हो जाता है तो? देखिए, अगर मिनिमल लॉस हो रहा होता है, मिनिमल डायरिया है, अगर एपिसोड जो है वो दिन में 3-4 हैं तो आप ORS पी के उसको मैनेज कर सकते हैं, उस वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर सिग्निफिकेंट डायरिया हो रहा है, 6 से ज्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं या एक वॉल्यूम ऑफ स्टूल बहुत ज्यादा है, इन दैट केस ऑब्वियसली फिर आपको हम जो है वो हॉस्पिटल में देखते हैं। हम उसके लिए नमकियात के टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपने कहा वो कराते हैं, गुर्दों के टेस्ट कराते हैं क्योंकि गुर्दे मुतासिर हो रहे होते हैं इसके अंदर। सो फिर उसके लिहाज से अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है, क्योंकि अभी के जो हमारे पास डायरिया के केसेस आए हों, मे भी आपको पता हो कि ये सिवियर डिहाइड्रेशन के साथ आ रहे हैं जिसकी वजह से गुर्दों के फंक्शंस खराब हो रहे हैं और गुर्दे एकदम फेल हो जाते हैं, जिस्म से पानी बिल्कुल खारिज हो चुका होता है। इन दैट केस फिर उसको हॉस्पिटल में ही मैनेज किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब है हमें इस वक्त बहुत कीनली ऑब्जर्व करने की जरूरत है, हाथ धोने की जरूरत है, सब्जियां, खाना, गोश्त धोकर सही तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बहुत सही तरीके से कहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर उवैस, आपने वक्त निकाला और सच इम्पोर्ट पे खवातीनों से डॉक्टर उवैस हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन एक चीज ख्याल रखें वाकई में कि डायरिया फैल रहा है, उसके फैलाव को रोकना है और डॉक्टर खुद से नहीं बनना। लेकिन एक और चीज रखनी है, अपना साथ हमारे साथ इस वक्त के बाद। वी विल बी राइट बैक।
बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान 92 न्यूज पे बराह रास्त, और हमारे साथ रहने का देखें एक और कितना फायदा हुआ। अब कराची वालों के लिए कितना कुछ होने की जो है वो कोशिश हो रही है। जाहिर है तामीराती काम जब बोला थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन एवरी चैलेंज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। कराची वालों को सफरी सहूलियत जो है वो देने के लिए काम तेज हो गया है। ग्रीन लाइन के बाद अब कराची में बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन तामीर उसका काम शुरू हो गया है। इसकी पहले मरहले में मलीर हॉल्ट के टैंक चौक से सफूरा चौरंगी तक तामीराती काम का जो है वो आगाज हो चुका है, जबकि सिंध ट्रैफिक पुलिस बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन के नाम की वजह से डायवर्जन ट्रैफिक प्लान भी जारी किया जा चुका है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टर एक्सपोनेंट इंजीनियरिंग लाइन अशर लोधी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं अशर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने का और गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ये क्या रेड लाइन प्रोजेक्ट, अभी तक हम ग्रीन लाइन के बारे में सुन रहे थे, अब रेड लाइन प्रोजेक्ट आ गया। कराची वालों के लिए कितना अहम है ये रेड लाइन प्रोजेक्ट? दो तरह से बताता हूँ। प्लीज। पहली चीज ये कि देखें, जब हम 2008 और 10 जो कि तकरीबन थोड़ा बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से ईयर्स थे, जब उसमें मुआवजा करते हैं कि लोग अपनी इनकम का कितना फीसद ट्रांसपोर्ट पे खर्च करते हैं, सही, तो तकरीबन उस दौर में हम 12 से 15% अपनी इनकम का, फैमिली इनकम का ट्रांसपोर्ट पे खर्च करते थे, क्योंकि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर था, रिलेटिवली बेहतर था, अच्छा नहीं था, रिलेटिवली बेहतर था। ओवर द इयर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम खराब होना शुरू हुआ, तो आपने अपनी बाइक्स, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और दूसरे जराए यूज करना शुरू कर दिए। इससे हुआ क्या, आपकी जो इनकम का परसेंटेज स्पेंट ऑन योर ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ गया। इस वक्त आप तकरीबन हर आदमी अपनी इनकम का 30 से 35% जो है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, एंड इट इज ओनली बिकॉज कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम जो है वो डिटीरिएट कर गया है। ये जो पूरा निजाम है ये बेसिकली कराची मास ट्रांजिट प्रोग्राम के अंडर आता है। इसकी बुनियाद 2010 और 2012 में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के इश्तराक से बनी, ठीक, और ये कराची का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मास ट्रांजिट नेटवर्क बनाया गया। ठीक, ग्रीन लाइन उसका एक पार्ट है, रेड लाइन भी उसका एक पार्ट है। अच्छा, अभी 5 लाइन कराची सर्कुलर रेलवे भी उसका पार्ट है। इसके अलावा ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन भी उसी का पार्ट बनने हैं। So they are all under one umbrella. They are all under one umbrella called Karachi Mass Transit Program. ओह अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने। लेकिन अशर भाई, एक चीज के अगर मैं रूट के बारे से भी सवाल कर लूं कि रेड लाइन का रूट क्या होगा? इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। देखें, जब हम बस रैपिड ट्रांजिट की बात करते हैं तो बस रैपिड ट्रांजिट में 2 चीजें समझना जरूरी है। एक इसका कॉरिडोर, ठीक, और दूसरा इसमें चलने वाली बस की सर्विसेज। ठीक है, कॉरिडोर और एक सर्विस, और उसके अंदर चलने वाले बस रूट्स। अच्छा, रूट्स, ठीक है, बिल्कुल, जिनको हम सर्विसेज भी कहते हैं। रूट इसका आप समझें कि जी शुरू हो रहा है मरीर हॉल्ट से, ठीक है, मलीर हॉल्ट से चेक पोस्ट 6 जो मलीर कैंट का है, वहां से सफूरा, सफूरा से मौसमियात, मौसमियात से नीपा, नीपा से हसन स्क्वायर यानी सिविक सेंटर, वहां से कायद आजम का मजार, कायद आजम के मजार के बाद कश्मीर रोड, अच्छा, और खुदादाद कॉलोनी के ऊपर मिलके शारे कायदीन, और शारे कायदीन से नुमाइश। ये तो हो गया कॉरिडोर, ठीक हो गया। लेकिन इस पे चलने वाले रूट हैं 8। ये ऐसे कन्वेंशनल बीआरटी के तौर पे नहीं चलेगी जिसके अंदर एक बस हो जो कि एक कॉरिडोर में ऐसे ऐसे चलती रहे आगे पीछे। अच्छा, फिर ये बसें कॉरिडोर के अंदर भी चलेंगी और कॉरिडोर के बाहर भी जाएंगी, ताकि कम्युनिटीज और नेबरहुड जो रास्ते में उनको कनेक्ट करती जाए। जैसे फॉर इंस्टेंस जी, इसकी एक रूट कराची एयरपोर्ट से शुरू होगा, जिना टर्मिनल से। जिना टर्मिनल से जी, टर्मिनल के अंदर से, और टर्मिनल के अंदर से कनेक्ट करता हुआ मलीर हॉल्ट, सफूरा और नुमाइश तक जाएगा। दूसरा रूट सफूरा से शुरू होके हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा, पहलवान गोड से होता हुआ, और वापस कनेक्ट होगा समामा शॉपिंग सेंटर के सामने से, इस पूरे लोगों को लेता हुआ फिर किरण हॉस्पिटल की तरफ, डिस्को बेकरी की तरफ। तो अगर आप ये देखें तो रूटिंग है वो इस तरह की है कि सिर्फ रूट नहीं, रूट के राइट और लेफ्ट के ऊपर कई किलोमीटर की आबादियां कनेक्ट हो जाती हैं। तो कॉरिडोर अपनी जगह है। अच्छा, कॉरिडोर और रूट में क्या होता है, जब आप कॉरिडोर से निकल के रूट पे जाते हैं तो आप आम ट्रैफिक के साथ होते हैं, तो बस अपना टाइम लूज करती है। बिल्कुल सही। लेकिन वो जैसे ही कॉरिडोर के अंदर आती है वो अपना स्पीड गेन करती है और अपना टाइम बचा लेती है। सो जो एंड यूजर है जो कि बस को यूज कर रहा है उसका टाइम कम ही लगता है।
मैं यही आप, क्योंकि हम पूरी दुनिया में जो ट्रैवल करते हैं तो आप एयरपोर्ट से बैग अपना उठाया आपने और आप बस में चढ़ गए और आपको पता है अगर अपना स्टॉप तो आप वहां उतर जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा सफर करने वाले जी के बिल्कुल, लिए इसको कहते हैं हम थर्ड जनरेशन BRT, करेक्ट, जिसके अंदर आप बस एक कॉरिडोर के अंदर मल्टीपल रूट्स चलाते हैं। अब एक अहम सवाल जी, ये कंप्लीट कब तक होगा? देखिए मैं इसका जवाब डिफरेंट तरीके से दूंगा। एक्सपेक्टेड टाइम जो है इसका वो तकरीबन 24 महीने से 36 महीने के दरमियान है, ठीक है। लोग मुझसे भी सवाल ये बहुत पूछते हैं, मेरे रिश्तेदार, दोस्त, अजीज, जानने वाले कि यार ये तो 24 से 36 यानी 2 से 3 साल तो जिंदगी अजाब रहेगी। इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट 50 साल का है या इसके बियॉन्ड है। तो अगर आपने अभी खुद ही कहा कि चैलेंज जो है वो अपॉर्चुनिटी के बगैर नहीं आता, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो भाई अगर 3 साल की परेशानी बियर कर ली, 2 साल 3 साल की परेशानी आगे जो है वो तो आगे 50 साल आसानी है। दूसरी चीज, बस 3 साल पूरा कॉरिडोर थोड़ी बनेगा। बिल्कुल, बस अब बहुत एक अहम सवाल, मैं लिखा हुआ देखती हूँ ब्रीज, कराची ब्रीज, ये कराची ब्रीज क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, जैसे आप लंदन गई, लंदन का निजाम है, उसका नाम है ट्यूब। आपको उसमें रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन तो नजर नहीं आती है, नजर आता है ट्यूब। आप न्यूयॉर्क जाते हैं, आपको नजर आता है सबवे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, सबवे नजर आता है। सबवे के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स, मल्टीपल लाइनें चलती है, किसी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसा इसी तरीके से कराची का मास ट्रांजिट सिस्टम का नाम है कराची ब्रीज। और इसका नाम रखने की वजह यह है कि कराची की शाम की जो हवा है, जो समंदरी हवा है, इट्स अ साई ऑफ रिलीफ टू द पीपल ऑफ द सिटी। यानी कि हम आगे से कहेंगे मैं ब्रीज ले रहा हूँ, मैं ब्रीज ले रहा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ग्रीन लाइन ले रहा हूँ या मैं रेड लाइन ले रहा हूँ, मैं ब्रीज ले रहा हूँ। अगर आप नुमाइश पे जाएं तो आप देखें, नुमाइश पे सारे कॉरिडोर्स इंटीग्रेटेड हैं। बिल्कुल तो ऐसा होगा कि ग्रीन लाइन की बस रेड लाइन में और रेड लाइन की बस ग्रीन लाइन में जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू अशरफ भाई, बहुत बहुत आपने तो आज मतलब मैं अब कह रही हूँ 3 साल जल्द हो तो हम ये देखें इंशाल्लाह। डायरेक्टर एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग रेड लाइन हमारे साथ अशरफ लोधी साहब मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में अब आगे चलते हैं, अब जो हमारी मेहमान है वो इंतहाई खास हैं, उनका क्या जिक्र करें, वो एक जिम्मेदार शहरी हैं, वो एक टीचर भी हैं, वो एक रहनुमा भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शीरी नकवी की, जो हमें एजुकेट करती हैं सिग्नल पर रोड लेन से गाड़ियां आगे जाएं तो वहां पर जो है वो लोगों को समझा रही होती हैं, एजुकेट कर रही होती हैं, अगर जिम्मेदारी समझती हैं लोगों को एहसास भी दिला रही होती हैं, और क्योंकि खुद एक एहसास है साथ साथ। और इस तरह करके शहर की सफाई का मामला हो तो मैदान में उतर जाती हैं, खुद बच्चों के साथ मिलकर बच्चा बनकर सफाई मिशन करना शुरू हो जाती हैं। वालिदैन के बच्चों के साथ रवैये की बात हो, अगर उनके किस तरह वो टेम्परामेंट इख्तियार करते हैं, कैसे वो बच्चों के साथ डील करते हैं, तो वहां भी बच्चों के हुकूक के बारे में बात कर रही होती हैं। ये है कौन, इनके अंदर इतना एहसास है कैसे? आइए इनको हम आज प्रोग्राम में दावत देते हैं और आपके सामने भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शीरी नकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शीरी साहिबा, बहुत शुक्रिया जी, आपको तो खालिद तहसीन पेश करते हैं, सलूट करते हैं, जो आप काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन आपके हालिया वीडियो से मुताल्लिक अगर बात कर ले तो क्या मकसद है इनके पीछे? जी, हम एक वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया और इतनी सी बात पे, इतनी छोटी वीडियो पे, ये तो हर शहरी का फ़र्ज़ है कि करें। हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया उड़ान के नाम से, जिसमें हम पाकिस्तानियत का कोड, यानी कि जो कंप्यूटर चलता है ना 0-1 पे, बाइनरी पे, इस तरह पाकिस्तानियत का एक कोड है। तो शनाख्ती कार्ड तो हमें मिल गया जो मेरी शनाख्त है, लेकिन कार्ड से शनाख्त नहीं बनती, अमल से बनती है। पहचान किससे बनती है? वाह वाह वाह। तो उसके लिए हमने पाकिस्तानियत का कोड बनाया है, यानी पाकिस्तान के हर हर्फ से, पे, अलिफ, इस तरह हमने पूरी लिस्ट बनाई है और हर एक के साथ आदात हैं। उन हर आदत पे हम वीडियोस बना रहे हैं, आम लोगों में जाके लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप भी शामिल हो। बस सिर्फ ये फ़र्क है कि कुर्सी से उठना है, दरवाजे तक जाना है, हैंडल खोलना है और बाहर निकल आना है। जब इरादा होगा तो ये खुद ही हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह आप बच्चों के साथ सफाई करती हुई नजर आती हैं तो लोग क्या फीडबैक देते हैं, क्या बोलते हैं? जो बैठे हुए होते हैं वहाँ रोड पे, जैसे हम गए सुबह सुबह बहादुराबाद, वहाँ हलवा पूड़ी चल रही थी, तो अंडे भी टूट रहे थे, रोड पे छिलके जा रहे थे, और लोग जो बैठे खा रहे थे उन्होंने तो मुंह फेर लिया ना कि ये ना हमारे पास आ जाए और हमें कुछ बोले कि आओ सफाई करो।
तो वो तो मुंह फेर लेते हैं। लेकिन जब हो जाती है तो बल्कि अभी इस्लामाबाद में मैं हूँ, वहाँ एक पार्क में मैं कर रही थी, जहाँ वॉक कर रही थी, तो मैं साथ साथ सफाई उठाती जा रही थी, तो एक साहब स्टूडेंट बैठे हुए था, उन्होंने मुझे एक लॉलीपॉप ला के दिया। तो मुझे अभी भी जितनी मैसेजेस आए हैं वो सब बड़े हौसला अफजाई के आए हैं और बहुत सी तारीफ़ें हुई हैं। हालांकि मेरे लिए एक हर शहरी का की ये जिम्मेदारी, इसमें तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल ही मामूली। इसी तरह जैसे हमने पाकिस्तान का एक्रोनिम बनाया जो हमारा कोड है, पे से पाक, तो जैसे मैं अपने घर को पाक रखती हूँ, उस तरह मैं अपनी सड़कों को, अपने सारे शहरों को, हर जगह पाक। अलिफ से इनकिसारी, जब मेरी कमर में लचक होगी तो फिर कहीं जाके ये पाकिस्तान साफ़ होगा। काफ से काम पसंद, काम से नहीं घबराना। मैंने जब फ़कीर को कहती हूँ कि फ़कीर अपना हाथ बढ़ाता है, मैं कहती हूँ मैं आपको झाड़ू लेके देती हूँ, आप इन दुकानों के आगे झाड़ू मारें और फिर मैं 100 रुपया दूँगी, आप अपने हाथ की कमाई हुई रोटी खाएं। कहता है मैं मुसलमान हूँ, भंगी नहीं हूँ। तो हम काम से बहुत घबराते हैं। सीन से सच, सच बोलेंगे अपने साथ भी और औरों के साथ भी। ते से तमीज़, तमीज़ व अदब, और अलिफ वापस से एतमाद। ट्रस्ट की शदीद कमी है, चाहे वो माँ बाप के दरमियान हो, माँ बाप और बच्चों के दरमियान हो। और नून से नेमत, नेमत बने, किसी के लिए जहमत ना बने। तो इनका ऑपोजिट भी है, पाक का नापाक होता है, कामचोर होता है। इनके ऑपोजिट करें तो इस कल्चर से हट के हमें जो बनना है, ये पाकिस्तानियत का कोड है जो पाकिस्तान को एक पुरइज़्ज़त और एक प्रोग्रेसिव तामीरी कौम बनाएगी, जो हम सब चाहते हैं कि ये बन जाए। तो इसमें किसी लीडर का काम सिर्फ नहीं है, हम सब अपने दायरे इख्तियार के लीडर हैं। बिल्कुल सही। शीर जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन अभी एक बच्चों के रवैये के हवाले से आपकी एक वीडियो देखी गई और अक्सर देखी जाती हैं। आपने उसमें बच्चों के हवाले से कि बच्चे को इनकार कर देते हैं और मना कर देते हैं, किस तरह मना करते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, वो उसकी शख्सियत पर क्या असर डालती है? साइकोलॉजी ने रिसर्च से बताया है कि जब 3 साल तक का बच्चा होता है तो 50,000 दफ़ा ना का लफ्ज़ सुनता है और सिर्फ 3,000 दफ़ा हाँ का लफ्ज़ सुनता है। तो बड़ा होके वो यही करेगा। हमारे बच्चे के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, आईना। तो जो बड़े कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वही वो सीखते हैं, जो उनके मौत तक उनके अंदर रहता है। तो वालिदैन को ये हिदायत है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि ना करें, देखिए ना समझता ही नहीं है। वहाँ मैं आपको कहती हूँ कि अगले 3 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए एक गुलाबी हाथी का ना सोचें। आप क्या सोच रही हैं? गुलाबी हाथी आ गया ना सर में, हालांकि आपने जिंदगी में गुलाबी हाथी नहीं देखा। बिल्कुल हमारा दिमाग जो है, जी एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल हमारा दिमाग जो है वो ना का लफ्ज नहीं समझता। तो बच्चे को जब आप कहते हैं ना कि ये ना करो, तो वो ना नहीं समझ रहा, वो करता जाता है, क्योंकि वो कह रहा है, आप कह रहे हैं कि करो। फिर हम ऊपर उसके एक मोहर लगा देते हैं कि तुम जिद्दी हो, नकम्मे हो, और ये लेबल्स जो होते हैं ये पूरी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। वालिदैन को ये एडवाइस है कि आपने अगर मना करना है तो मना करने की जगह ये बताएं कि करे क्या बेचारा, ये ना करे तो क्या करे, ऑल्टरनेट तो बताएं ना। ना 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 के लफ्ज का इस्तेमाल ही नहीं करना। अगर बच्चा बिजली में उंगली दे रहा है तो आप उसको ये ना कहें ये मत करो, वो करता रहेगा। आप कहें वही इस किताब में देखो कितना प्यारा घोड़ा है, वो बच्चा खुद ही मुड़ के आपके डाइवर्जन के वहां आ जाएगा। तो वालिदैन ने नहीं करते, डाइवर्जन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चा खुशी से, खौफ से नहीं। खौफ से वो उसको जिंदगी भर के लिए ईमान हम निकाल देते हैं उसके अंदर से, उसमें ईमान डालें ये कह के कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते। हालांकि उर्दू नहीं समझ रहा, पंजाबी पश्तो कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन आपकी आवाज में जो हिम्मत है वो समझता है, समझती। वाह, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात की, बहुत प्यारी बात की आपने कि वो वाकई में ना नहीं समझता, उसके लिए डाइवर्जन, उसके लिए जो है उसको। अब आपने एक खुद ही पर जो आपकी एक वीडियो है, व्हाट इज आई, मैं कौन हूँ? हम एक बिल्कुल मेरे छोटे से इल्म के उसमें हम जब दुनिया में आते हैं तो बिल्कुल पाक साफ होते हैं। कहते हैं मैन इज़ मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो मेरे करीब
अल करीम, अल हबीब, अल रहमान, अल रहीम तो एक ही है। अल का मतलब मुकम्मल। मैं भी रहम कर सकती हूँ और मैं जालिम भी हो सकती हूँ। मैं गुनाह भी कर सकती हूँ लेकिन नेकी भी कर सकती हूँ। मैं सब्र भी कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कि वो सारे जो काम हैं वो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर उसका ऑपोजिट भी है। ये मेरी खुदी है। अब पूरी जिंदगी का सफर जो है वो इस खुदी को किस आवाज को आपने सुना है, ये सुनना है, उस आवाज को अपना हुक्मरान बनाना है और उसके डिसिप्लिन पे चलना है। या तो आप खुद गर्ज होके कहते हैं कि नहीं जी मुझे अपने आराम के लिए सब कुछ चाहिए, और आराम के लिए करें। मेरे आराम में क्या शामिल है कि मैं किसी को इंतजार ना कराऊं, जो वक्त का वादा किया उस पर पूरा उतरूं। ये भी मेरे लिए मेरा आराम है, ये मेरी खुद गर्जी है। मेरा खुद गर्जी सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी हो और लोग मेरे लिए मेरा आसाइश का समा पैदा करें। सिर्फ ये नहीं, आपकी जिस्मानी खुद गर्जी होती है या रूहानी खुद गर्जी होती है। खौफ दोनों के लिए, एक के लिए खौफ खराब होता है और दूसरे के लिए अच्छा होता है। मुझे खौफ है कि मेरे मुंह से कोई बात ना निकल जाए, आपकी बात का दिल ना टूट जाए। तो ये खुद ही का मामला इस अल्लाह, आपकी बात बहुत बहुत काट रही हूँ, माजरत। एक जिम्मेदार शहरी, आपकी नजर में क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या रवैया होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए? जी शीरी जी। जो आप अपने घर के शहरी हैं, हर कोई अपने घर का शहरी होता है। आप अपने घर में थूकते हैं, आप अपने घर में खाना खा के वैसे ही सब छोड़ देते हैं, जब नीचे कुछ गिरता है उसको वहीं रहने देते हैं, बाथरूम जब खराब होता है आप उसको छोड़ देते हैं। तो आप अपनी चार दीवारी, मतलब कुछ लोगों को तो मैंने ये, क्योंकि मैं इस फील्ड में 27 साल से हूँ, उनकी जो दायरा इख्तियार है, सर्कल ऑफ इम्पैक्ट, जहाँ वो असर रखते हैं, वो नाक तक होता है। वो ज़िंदगी भर नाक बचाते रहते हैं कि बस नाक ना कट जाए। वो उनके सारे फैसले नाक बचाने के लिए होते हैं। और वो मैं उसको कहती हूँ LKKG, लोग क्या कहेंगे। ये वाहिद इकदार या कदर रह गई है। दूसरी हमारी कदरें क्या हैं, उसको मैं SMS कहती हूँ, यानी स्टेटस, मनी एंड सिक्योरिटी। इन 3 चीज़ों के पीछे हम शादी ब्याह के फ़ैसले, नौकरी के फ़ैसले, बड़े बड़े जो ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं, वो हमारी इकदार को टेस्ट करते हैं, हमारी वैल्यूज़ को। तो यही कुछ रह गई हैं कि भाई अल्लाह क्या कहेगा ये तो दूर रह गया, और पड़ोसी क्या कहेगा ये ज़्यादा हो गया। पड़ोसी के बच्चे के नंबर ज़्यादा आ गए और मेरे बच्चे के 2 नंबर कम आए तो उसका दुख ज़्यादा है, इसकी खुशी कम है। ये अजीब स्टेट ऑफ माइंड है, ये इनसिक्योरिटीज़ होती हैं हमारी। ये मिल के जंग करनी है हमने इसकी, जिसको जहादे नफ्स कहते हैं। वाह वाह वाह, जिहादे नफ्स, क्या बात है। ये जो नफ्स की जो जंग है, मेरा ख्याल है ये तो अजल से चल रही है, लेकिन इससे लड़ने की तैयारी ज़रूर इस तरह की अगर बातें होती रहें और इस तरह के लोग हमें मिलते रहें तो मैं समझती हूँ श्री जी आप जैसे लोगों का मिलते रहना चाहिए। और बड़ी उम्मीद है कि आप जब कराची आएँ तो हमसे ज़रूर मिलें। क्या ख्याल है आपका? और क्या, बिल्कुल आप साथ चले ना, मेरे आए ना, मिलके करते हैं ना। क्यों बैठी हैं आप ठंडे कमरे में, निकले ना धूप में जरा रोड पे, आए। बिल्कुल सही, लेट्स जॉइन हैंड्स। हम प्रोग्राम भी करेंगे तो और सारी कौम को साथ लेके चलेंगे। अब वक्त खत्म हो गया है बंद रहने का। बिल्कुल जी, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप शायद ऑब्वियसली ये शो है, इसकी मजबूरी है अंदर बैठना, वरना तो हम तो आउटडोर भी कर रहे होते हैं और बाहर बैठकर रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया श्री नकवी साहब, आप आई और आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह जिंदगी बखैर मुलाकात जरूर होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज सिर्फ इतना ही। अदम एतमाद किस तरफ झुकाव होगा, क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेगा, सियासत में क्या मजीद अपडेट्स होंगी, क्रिकेट का आज का मैच में क्या होने वाला है, ये कल पता चलेगा। और साथ साथ हीट स्ट्रोक से रहना है आपने खबरदार, और रखना है अपना बेहद ख्याल। और डायरिया बढ़ रहा है, मच्छरों की तादाद बढ़ रही है, इन तमाम चीजों का रखिएगा बेहद ख्याल, और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। वैसे भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे होती है बराह रास्त मुलाकात सब सवेरे पाकिस्तान में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, और परवरदिगार पाकिस्तान का हामी और नाज़